Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. Today is the third class of the chapter probability from class 12th. Now today's topic is basis theorem. Now basis theorem is actually the part of conditional probability only. Difference क्या है दोनों में? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मोस्टली आपने देखा था दो टाइप्स के इवेंट होते थे. एक इवेंट वो जो गिवन होता था और दूसरा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी होती थी. तो यहां पे बेसिस थ्योरम में क्या डिफरेंस आने वाला है, यहां पे भी एक इवेंट होगा जो हो चुका होगा, उसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं. वेयर एज जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उसके लिए काफी सारे ऑप्शंस गिवन होंगे, लाइक E1, E2, E3 से En तक. एनी नंबर ऑफ इवेंट्स कैन बी देयर इन दिस थ्योरम, बट आपके कोर्स में 4 से ज्यादा नहीं आएंगे. So these are the various events जो उस क्वेश्चन में उस प्रॉब्लम में गिवन होंगे, and this event A will be the common associated event with all these events, right? तो ये वो इवेंट होगा जो गिवन होगा आपको. तो कौन सा आइडेंटिटी, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं? द फॉर्मूला इज फॉर EI/A. EI/A, I जो है इनमें से कोई भी हो सकता है. I की वैल्यू 1, 2, 3, 4 से लेके n तक हो सकती है, राइट? तो इसकी प्रोबेबिलिटी की आइडेंटिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI, एंड इस पूरे का हमें समेशन लेना है वेयर I गोज फ्रॉम 1 to n. अगर फॉर्मूला नहीं समझ आया तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं. सपोज करिए कि देर आर 3 इवेंट्स E1, E2, E3 एंड A is the common associated event with all these, right? So मुझे अगर उस केस में E2/A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो जैसा कि मैंने यहां बताया था EI/A की प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ही ऊपर आएगा और साथ में A/E1. उसी तरह E2/A की प्रोबेबिलिटी में ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, और नीचे क्या आएगा, नीचे समेशन आना है सारे इवेंट्स का. तो यहाँ पे 3 टाइप के इवेंट्स हैं, तो तीनों के तीनों आएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3. ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वाली पूरी टर्म आ गई, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वाली टर्म आ गई, एंड यहाँ पे E3 वाली टर्म आ गई. इसी तरह अगर ये 4 इवेंट्स होते हैं तो न्यूमरेटर तो सेम ही रहता है इसके लिए, मगर डिनोमिनेटर में देयर विल बी 1 मोर टर्म. तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा. सबसे पहले ये फॉर्मूला ही आपको पता होना चाहिए कि कैसे, कौन सा फॉर्मूला और कैसे अप्लाई करना है. इसके बाद वी विल मूव ऑन टू अ प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम में देखिए, इट इज गिवन दैट अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, राइट? और एक और बैग है, अनदर बैग, उसमें 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स है. तो 2 बैग्स है हमारे पास, उन दोनों में बॉल्स कितनी कितनी है वो बता रखी है. वन ऑफ द बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम. दोनों में से एक बैग आपने सिलेक्ट किया रैंडमली, और उसमें से अ बॉल इज ड्रॉन विच इज फाउंड टू बी रेड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो जो रेड बॉल निकाली गई है वो फर्स्ट बैग में से आई है. अब देखिए बेटा, कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसके लिए आपको मैं एक वे बताता हूं. देखिए, लास्ट की लाइन में आप हमेशा देखेंगे कि आपसे किसी की प्रोबेबिलिटी पूछी होगी और कुछ ऐसा भी दिया होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इवेंट है जो गिवन है. तो हम लास्ट की 1-2 लाइंस पढ़ते हैं. यहां पे हमें बता रखा है अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड. सो दैट मीन्स एक रेड बॉल ड्रॉ की गई है. ये वो इवेंट है जो गिवन है, जो हो चुका है, राइट? अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग. अब ये वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, फर्स्ट बैग में से आई हो. पर क्या ये फर्स्ट में से किसी और बैग में से भी आ सकती थी? यस, सेकंड बैग में से भी आ सकती थी. तो दैट मीन्स आपके पास यहां पे इवेंट की चॉइस थी. ऑल्दो इस क्वेश्चन में उन्होंने फर्स्ट बैग के लिए पूछा है,
बट फर्स्ट बैग के अलावा ये सेकंड बैग का भी पूछा जा सकता था. सो दैट मीन्स ये वो इवेंट है जिसे आप E1, E2, E3 में से लेते हैं, और ये वो इवेंट है जो गिवन है जिसे आप ए से डिनोट करेंगे. तो अगर आपने सारे इवेंट्स अच्छे से पहचान लिए, सो दैट मीन्स आपका बेस थ्योरम का जो क्वेश्चन है उसका 50 से ज्यादा % काम जो है ऑलरेडी आपने सक्सेसफुली कर लिया है. अब आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो पुट करनी है फॉर्मूलाज में, और उसके बाद यू विल गेट योर आंसर. तो देखिए, सबसे पहले हम इवेंट्स डिफाइन करेंगे. लेट ए बी द इवेंट. ए हम उस इवेंट को मानते हैं जो गिवन होता है, जो हो चुका है. ड्रॉन बॉल इज रेड. तो ये इवेंट है जो हो चुका है. और E1 वो इवेंट आप ले लो यहां पे जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है. तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि ये फर्स्ट बैग में से आया है, तो दैट मीन्स फर्स्ट, आपने पहले दोनों में से एक बैग सेलेक्ट किया था ना, तो फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड. और इसके अलावा क्या हो सकता था? इसके अलावा हो सकता था सेकेंड बैग इज सेलेक्टेड. अगर 3 बैग दिए होते तो ये E3 तक भी जाता. राइट नाउ इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हम फॉर्मूला बनाएंगे. इसका फॉर्मूला बनाएंगे. किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये फर्स्ट बैग में से आई है. फर्स्ट बैग वाले इवेंट को हमने E1 माना हुआ. गिवन दैट, क्या चीज है जो गिवन है? गिवन है कि बॉल जो ड्रॉ करी वो रेड थी, तो दैट मीन्स ए गिवन है. तो मुझे पहले E1 बाय ए की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बेसिस थ्योरम. तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2. क्योंकि ये सिर्फ E1 E2 तक ही है, तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो फिनिश हो चुका है. अब इसके बाद हम इन सबकी वैल्यूज डालेंगे. राइट इन सबकी वैल्यूज डालेंगे. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहां पे मैं लिख लेता हूं सबकी वैल्यूज. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड. बेटा अगर आपके पास 2 बैग है, अगर आपने दोनों में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? राइट 1/2. सेम वे में E2 अगर आपने सेकेंड बैग सेलेक्ट किया उसकी भी 1/2 ही होगी. देन इसके अलावा मुझे जरूरत है A बाय E1 की. अब A बाय E1 को पहले हम डी कोड करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. A बाय E1 मीन्स E1 वो इवेंट है जो हो चुका है. E1 हो चुका है यानी कि फर्स्ट बैग आप सेलेक्ट कर चुके हैं, और उसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये वाले इवेंट की, यानी A की. A क्या है? रेड बॉल ड्रॉ करना. तो यानी आप ऑलरेडी फर्स्ट बैग सेलेक्ट कर चुके हैं. फर्स्ट बैग में ये कॉम्पोजिशन है, और इसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है बताइए आप अपने आप. रेड बॉल्स 4 है एंड टोटल बॉल्स कितनी है? 8. तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/8. राइट और इसके अलावा हमें A बाय E2 की भी जरूरत है. नो A बाय E2 मीन्स, इसको डिकोड करेंगे, E2 हो चुका है. दैट मीन्स आपने सेकेंड वाला बैग सेलेक्ट कर लिया है, और उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है A की, यानी रेड बॉल ड्रॉ करने की. सेकेंड बैग में ये कॉम्पोजिशन है, तो इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/8. राइट तो ये वैल्यूज आ चुकी हैं. अब हमें सिर्फ ये वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करना है और सॉल्व कर देना है. तो आई एम गोइंग टू इरेज द क्वेश्चन नाउ. मैं यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट आपको करके दिखाने वाला हूं. ओके आगे जो नॉर्मल कैलकुलेशंस होती हैं वही है, कुछ भी ट्रिक नहीं है. अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 1/2. A बाय E1 कितना है? 4/8. यू माइट सी कि यहाँ पे कटिंग हो सकती है, बट मैं अभी कटिंग कर नहीं रहा हूं. जैसा कि मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी बताया था कि कटिंग मत करिए, बिना कटिंग करे कैलकुलेशन जल्दी से हो जाएगी. नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विच इज 1/2. A बाय E1 इज 4/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 1/2. A बाय E2 इज 2/8. ना न्यूमरेटर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 4/16 बनेगा. डिनोमिनेटर में बनेगा 4/16 प्लस 2/16. अब इसके बाद आप डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लेंगे तो 16 ही एलसीएम आएगा, तो 4 + 2 बन जाएगा 6. तो 16 से 16 आप कैंसिल करते हैं तो 4/6 बचा है. 4/6 सॉल्व करके 2/3 इज द आंसर.
राइट। अब ये आपने किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली है कि अगर एक रेड बॉल निकल चुकी है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट बैग में से आई थी, तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपने रेड बॉल निकाली तो फर्स्ट बैग में से वो आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। सो दैट मीन सेकेंड बैग में से आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज, यू ऑल नो दैट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, वी हैव अ बॉक्स कंटेन्स 2 गोल्ड कॉइन्स। तो एक बॉक्स है जिसमें 2 गोल्ड कॉइन्स हैं। देयर इज अ सेकंड बॉक्स विच कंटेन्स 2 सिल्वर कॉइन्स and there is a third box which contains 1 silver and 1 gold coin. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also gold? तो ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही है। यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि एक तो 3 बॉक्सेस हैं, लास्ट क्वेश्चन में 2 बैग्स थे और उसमें बॉल्स थी रेड एंड ब्लैक, यहां पे कॉइन्स है सिल्वर एंड गोल्ड, राइट। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इवेंट है जो हो चुका है। तो आपको लास्ट की 2 लाइंस पढ़नी पड़ेंगी। एंड टेक्स आउट अ कॉइन इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, सो दिस इज द इवेंट जो डिक्लेयर्ड है, जो हो चुका है। एक कॉइन निकाला गया है एक बॉक्स सेलेक्ट करके और वो कॉइन जो है वो गोल्ड कॉइन है। Then they have asked कि what is the probability that other coin in the box is also gold? तो बेटा ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसमें एक गोल्ड कॉइन निकलने के बाद दूसरा कॉइन भी गोल्ड का ही होगा? ऑब्वियसली ये फर्स्ट बॉक्स होगा, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में दोनों के दोनों गोल्ड कॉइन्स थे। तो इस बार उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बताया कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो कॉइन आया वो फर्स्ट बॉक्स में से आया। उन्होंने इस तरह से थोड़ी सी लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया। तो लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली बताया हुआ था कि जो बॉल ड्रॉ की है वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट बैग से आई होगी। इसमें भी उन्होंने वही बोला है एक्चुअल में कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो गोल्ड कॉइन है ये फर्स्ट बॉक्स में से आया है, बट डायरेक्ट बोलने की बजाय उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया यहाँ। तो नाउ सबसे पहले हम लेट करेंगे इवेंट ए जो हो चुका है कि जो गोल्ड कॉइन, जो कॉइन आपने ड्रॉ की है वो गोल्ड का है। ड्रॉन कॉइन इज गोल्ड कॉइन। नाउ इवन आप उस इवेंट को मान सकते हो जो हो चुका है, सॉरी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है कि कॉइन जो है दूसरे वाला कॉइन जो है बॉक्स में वो भी गोल्ड का है, तो यानी फर्स्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे था कि अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम, तो इसका मतलब फर्स्ट केस बना लेंगे बॉक्स 1 इज चोजन। इसके अलावा क्या हो सकता था, बॉक्स 2 इज चोजन और बॉक्स 3 इज चोजन। तो ये क्वेश्चन में 3 इवेंट्स हैं, E1, E2, E3। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है इस क्वेश्चन में? आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि सेकंड कॉइन भी गोल्ड का ही होगा, यानी फर्स्ट बॉक्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है, गिवन दैट कि गोल्ड कॉइन आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 एंड डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3। तो इस क्वेश्चन में अब मैं इन सभी की वैल्यूज फाइंड कर लेता हूं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है बॉक्स 1 इज चोजन। नाउ हाउ मेनी बॉक्स आर देयर? देयर आर 3 बॉक्सेस, और 3 में से कोई भी एक बॉक्स, अगर ये सारे इक्वली लाइकली टू चूज है, तो कोई भी एक बॉक्स की प्रोबेबिलिटी चूज करने की 1/3 हो जाएगी। सेम वे में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 1/3 होगी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी 1/3 होगी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 का मीनिंग होगा E1 ऑलरेडी अकर हो चुका है, यानी कि आप बॉक्स 1 को चूज कर चुके हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है A की, यानी कि गोल्ड कॉइन की। तो बेटा अगर आपके पास फर्स्ट वाला बॉक्स है उसमें गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने गोल्ड कॉइन्स है? 2 अपॉन टोटल कितने कॉइन्स है? टोटल कॉइन्स भी 2 ही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि ये एक श्योर इवेंट है। उस बॉक्स में सिर्फ गोल्ड कॉइन्स ही है।
आप चाहे देख के निकालिए कॉइन या बिना देखे, उसमें से गोल्ड कॉइन ही निकलने वाला है। नेक्स्ट इज ए बाई ई टू। ए बाई ई टू मीन्स E2 हो चुका है, यानी आप बॉक्स 2 को चूज कर चुके हैं और ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी कि गोल्ड कॉइन ड्रॉ करना है। अब बॉक्स 2 में दोनों सिल्वर कॉइन्स है, तो गोल्ड कॉइन कितने हैं? 0 अपॉन टोटल 2, तो इसमें गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी, क्योंकि एक इंपॉसिबल इवेंट है। एक बॉक्स जिसमें दोनों के दोनों कॉइन्स ही सिल्वर कॉइन्स हैं, उसमें से आप गोल्ड कॉइन कैसे निकाल सकते हैं, राइट? सो नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 मीन्स E3 हो चुका है इस बार, यानी आप बॉक्स 3 चूज कर चुके हैं और उसमें प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी, यानी गोल्ड कॉइन की। तो जो थर्ड बॉक्स है उसमें एक सिल्वर कॉइन है, एक गोल्ड कॉइन है, तो गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो अब सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट करनी है एंड देन वी हैव टू फाइंड द आंसर। तो चलिए जल्दी से आंसर फाइंड करते हैं। सो हियर वी हैव probability of E1 by A. Probability of E1 is 1/3 into A by E1 की probability 1 है, हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट की। देन नीचे भी यही आएगा, probability of E1 A by E1, then probability of E2 into A by E2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और उसके बाद probability of E3 into A by E3, A by E3 की वैल्यू हाफ है। तो न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं सिर्फ 1/3 बचा है, एंड डिनोमिनेटर में एक 1/3 है, सेकेंड टर्म इज 0 एंड थर्ड टर्म इज 1/6। तो हम डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं। सो ऑन टेकिंग एलसीएम, सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 + 1। सो वी कैन क्लियरली सी दैट यहां पे 3 से 6 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, देन द आंसर विल बी 2/3। तो 2/3 इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि अगर गोल्ड कॉइन ड्रॉ किया है तो वो बॉक्स 1 में से आया होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन टेस्टिंग कोरोना इफ इट इज प्रेजेंट, राइट? अगर यानी कि किसी पर्सन को, कोई पर्सन अगर कोरोना पॉजिटिव है, तो अगर वो टेस्ट करवाने जाता है तो जो वो टेस्ट है वो 99% टाइम्स उसका जो डिसीज है वो डिटेक्ट कर लेगा, राइट? यानी 1% केसेस में वो हो सकता है अनडिटेक्टेड रह जाए। तो लेबोरेटरी टेस्ट जो है उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 99% है। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव फॉर 0.1% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कई बार अगर कोई हेल्दी पर्सन अपना वही कोरोना टेस्ट करवाने जाता है, तो उन हेल्दी पर्सन में से 0.5% केसेस में कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है, यानी उस पर्सन को एक्चुअल में कोरोना है नहीं है, बट टेस्ट में ये शो हो जाता है कि द पर्सन इज कोरोना पॉजिटिव। तो इसे बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव होना। फर्स्ट केस में एक्चुअल में डिसीज है तो 99% केसेस में डिटेक्ट हो जाएगा। ये सेकेंड केस में बताया एक्चुअल में डिसीज नहीं है, बट ऐसे में 0.5% केसेस में फिर भी पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाता है। तो फॉल्स पॉजिटिव का मतलब यही होता है। अब आगे बताया, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना, तो यानी पूरी पॉपुलेशन में 0.1% लोगों को एक्चुअल में इतने परसेंट लोग इन्फेक्टेड हैं। What is the probability that a randomly tested person is actually corona positive given that his test result is positive? यानी कि एक पर्सन जिसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसे एक्चुअल में डिसीज है। समझ आया? किसी का टेस्ट रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो 100% श्योरिटी नहीं है कि उसे एक्चुअल में डिसीज होगा, क्योंकि कई केसेस में फॉल्स पॉजिटिव भी आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, लेट अस सी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो इवेंट ढूंढने की कोशिश करता हूं जो हो चुका है। तो देखिए लास्ट की 1-2 लाइंस में आपको ये मिल जाएगा। आपसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली टेस्टेड पर्सन इज एक्चुअली कोरोना पॉजिटिव गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो ये वो इवेंट है जो हो चुका है, जो डिक्लेयर्ड है। तो मैं लेट करता हूं ए बी द इवेंट दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, और E1 हम उस इवेंट को मान लेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? टेस्ट रैंडमली
टेस्टेड पर्सन इज एक्चुअली कोरोना पॉजिटिव, गिवन दैट, यानी कि कोई भी पर्सन एक्चुअली कोरोना पॉजिटिव है, ये है वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो पर्सन इज कोरोना पॉजिटिव। इसके अलावा क्या हो सकता था? इसके अलावा हो सकता था पर्सन इज कोरोना नेगेटिव, यानी पर्सन या तो पॉजिटिव होगा कोरोना पॉजिटिव या कोरोना नेगेटिव। तो यहां पे भी दो ही केसेस है। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है E1/A, यानी कि पर्सन जो है कोरोना पॉजिटिव है, गिवन दैट उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। तो इसमें मैं पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब मैं इन सब की वैल्यूज डाल रहा हूं, देखिए ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है कि पर्सन जो है कोरोना पॉजिटिव है। किसी भी पर्सन के एक्चुअल में कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस क्या है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एक्चुअल में कोरोना पॉजिटिव है। तो यानी किसी भी पर्सन के एक्चुअल में कोरोना पॉजिटिव होने के चांस 0.1% है। तो 0.1% का मतलब है 0.1/100। A/E1 का मतलब है E1 हो चुका है, यानी पर्सन जो है कोरोना पॉजिटिव है, और A की प्रोबेबिलिटी यानी उसका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आए। अब ऐसे कितने परसेंट केसेस हैं जिसमें पर्सन एक्चुअल में कोरोना पॉजिटिव है और उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है? ये स्टार्टिंग की लाइन में बताया हुआ है कि 99% इफेक्टिव है टेस्ट, यानी कि किसी पर्सन को कोरोना है, वो कोरोना से इन्फेक्टेड है, तो 99% केसेस में वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो 99% इज द प्रोबेबिलिटी, तो 99/100 आ जाएगा। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? A/E1। अब नीचे भी मैं वैल्यूज डालूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है वो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, और A/E1 भी हम कर चुके हैं। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, पर्सन इज कोरोना नेगेटिव। अब पूरी पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग हैं जो कोरोना नेगेटिव है? देखिए, अगर 0.1% लोग कोरोना पॉजिटिव है, सो दैट मीन बाकी के रिमेनिंग 99.9% जो लोग हैं वो कोरोना नेगेटिव होंगे। 99.9/100 अपॉन A/E2। A/E2 का मतलब है E2 हो चुका है, यानी कि पर्सन कोरोना नेगेटिव है, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव है, यानी पर्सन जो है कोरोना नेगेटिव है, पर्सन को इन्फेक्शन नहीं है कोरोना से, बट फिर भी उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ऐसा कितने परसेंट केसेस में होता है? ये वही फॉल्स पॉजिटिव वाले केसेस हैं। तो ऐसा 0.1% केसेस में होता है। तो 0.1/100। अब आगे आप इसकी कैलकुलेशन करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। चलिए जल्दी से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है देखने में काफी लंबा और खतरनाक सा लग रहा है, बट एक्चुअल में है नहीं है इतना खतरनाक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम 9.9/10,000। नीचे भी 9.9/10,000 आएगा, प्लस इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देन 5 9 द 45, 5 9 द 45, 49 हो जाएगा, और फिर से 49 हो जाएगा। देन वी हैव 2 zeros by 10,000, राइट। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 9.9, और डिनोमिनेटर में ये दोनों अगर हम ऐड कर देते हैं तो दैट बिकम्स 5, देन 9 + 9 is 18, देन अगेन 9 + 9 is 18 और 19, तो 59.85। दोनों के डिनोमिनेटर में 10,000 था, वो मैंने समझ लो कैंसिल कर दिया। अब अगर मैं डेसिमल रिमूव करता हूं दोनों साइड के, तो न्यूमरेटर में 2 zeros आएंगे, डिनोमिनेटर में 1 0 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ 5985, ये आप देख सकते हैं 5 के टेबल से थोड़ा सा कैंसिल हो सकता है। तो 5 2 द, देन 5 1 द, 5 1 द 48 है, तो 5 9 द, देन 7। अब ये आगे 9 की टेबल से भी कैंसिल हो रहा है, तो 9 की टेबल पे 11 पे जाएगा, ये 9 1 द 9, देन 29 बनता है, तो 9 2 द, सॉरी 29 9 3 द, 9 3 द 27, देन 27 एक और है, तो 33। अब आगे आप देख लीजिए, अगर और कैंसिल हो सकता है तो क्या ये 11 के टेबल से घटता है? नहीं, ये 11 के टेबल से नहीं घटता। सो द फाइनल आंसर इज 11 to the 22/133। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि अगर 133% का टेस्ट पॉजिटिव आया है,
133% का टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो उसमें से एक्चुअली 22% लोगों को ही, सॉरी 133 में से 22 लोगों को ही एक्चुअल में कोरोना पॉजिटिव है, यानी कि बाकी सारे फॉल्स पॉजिटिव हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये टेस्ट जो है, इस क्वेश्चन में जो ये टेस्ट दिया हुआ है ये काफी बैड क्वालिटी का है। चलिए, मेडिकल साइंस में हो सकता है ये अच्छी क्वालिटी हो। सो लेट अस मूव। चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इट्स गिवन दैट प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 3/4। कोई पर्सन है ए, उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी आपको बता रखी है 3/4, यानी 4 में से 3 टाइम्स वो सच बोलता है। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स इट इज अ 6। ठीक है, उसने डाई को थ्रो किया और आपको रिपोर्ट कर दिया कि 6 आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक्चुअल में 6 आया, यानी उसने झूठ नहीं बोला है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें कौन सा इवेंट है जो हो चुका है, जो डिक्लेयर्ड है? वो है कि पर्सन ने रिपोर्ट किया है कि ये 6 है। पर्सन रिपोर्ट्स अ 6। अब इवन किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक्चुअल में 6 आया है? इट इज एक्चुअली अ 6। और फिर इसके अलावा क्या हो सकता है? इट इज एक्चुअली नॉट अ 6। राइट, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहां पे? E1 बाय ए की। E1 बाय ए यानी कि एक्चुअली 6 आया, गिवन दैट कि उसने रिपोर्ट भी 6 किया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। चलिए सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एक्चुअली 6। बेटा 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। A बाय E1 का मतलब है E1 हो चुका है, यानी एक्चुअली 6 आ चुका है। और A की प्रोबेबिलिटी यानी पर्सन रिपोर्ट्स 6। अगर एक्चुअली 6 आया और पर्सन ने भी रिपोर्ट किया 6 आया, तो इसका मतलब वो पर्सन जो है वो सच बोल रहा है। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। समझ आया? नीचे यही वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी। A बाय E2, सॉरी E2 का मतलब है एक्चुअली 6 नहीं है, तो बेटा डाई में 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी होती है 5/6, बिकॉज देयर आर 5 अदर फेसेस ऑन अ डाई अदर देन 6। सो आगे है A बाय E2। A बाय E2 का मतलब है एक्चुअली 6 नहीं है, बट पर्सन ने रिपोर्ट कर दिया कि वो 6 है, यानी इस बार जो पर्सन है ही इज टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रहा है। 3/4 अगर प्रोबेबिलिटी है सच बोलने की, तो उसके झूठ बोलने की होगी, इसे 1 में से माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा? 1/4 आ जाएगा। बस दीज आर द वैल्यूज। अब इन्हें सिर्फ सॉल्व करना है इजिली। सो 3/24, देन डिनोमिनेटर यहां पे कटिंग हो सकती थी, मैंने नहीं करी है। ये भी, इसका भी डिनोमिनेटर 24 होगा, इसका भी 24, तो आई एम टेकिंग एलसीएम। सो 3 1 3 प्लस 5 1 5। सो 24 से 24 कैंसिल होगा। द फाइनल आंसर इज 3/8। राइट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिंपल भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आ जाती है कई बार इस क्वेश्चन में बच्चों को। तो चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस वीडियो के। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन, a card from a pack of 52 cards is lost। 52 कार्ड्स का जो पैक होता है, जैसे हम ताश भी बोलते हैं, उसमें से एक कार्ड जो है वो गुम गया, लॉस्ट। 2 कार्ड्स फ्रॉम द रिमेनिंग आर ड्रॉन एंड बोथ फाउंड टू बी डायमंड्स। तो बचे हुए कार्ड्स में से, बचे हुए कितने कार्ड्स है? 51 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स आपने ड्रॉ किए और वो दोनों के दोनों डायमंड्स हैं। राइट, तो अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड हम लूज कर चुके हैं, जो गुम चुका है कार्ड, वो भी डायमंड ही था। राइट, तो चलिए सबसे पहले इवेंट्स डिफाइन करते हैं। लेट ए वही इवेंट होता है जो गिवन होता है, डिक्लेयर्ड होता है, जो हो चुका होता है। तो वो कौन सा इवेंट है? लास्ट की 1-2 लाइंस में मिलेगा आपको। द रिमेनिंग आर ड्रॉन एंड बोथ फाउंड टू बी डायमंड्स, यानी कि रिमेनिंग कार्ड्स में से जो 2 कार्ड्स निकाले हैं वो दोनों डायमंड है। बोथ
drawn cards are diamonds. अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो भी डायमंड है. लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड. इसके अलावा वो क्या हो सकता था बेटा? इसके अलावा वो कार्ड स्पेड का भी हो सकता था, क्लब का भी हो सकता था और हार्ट का भी हो सकता था. बट हमें वो 4 केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पे कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया गया किसी और सूट के बारे में, यानी कि डायमंड के अलावा और किसी की बात नहीं करी है. सो दैट्स वाई मैं 4 केसेस नहीं बनाऊंगा, मैं 2 ही बनाऊंगा. नेक्स्ट ले लेंगे लॉस्ट कार्ड बीइंग अ नॉन डायमंड. तो ये नॉन डायमंड में वो बाकी के तीनों जो केसेस हैं, स्पेड, हार्ट एंड क्लब, वो इंक्लूड हो गए. अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए बाय इवन की, यानी लॉस्ट कार्ड डायमंड है गिवन दैट जो दोनों कार्ड ड्रॉ किए थे वो भी डायमंड ही थे. तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2. अब इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन मींस एक कार्ड जो है वो जो गुमा है वो डायमंड का है. देखिए बेटा, जैसे आप एक कार्ड निकालते हैं और वो डायमंड का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 13/52, क्योंकि टोटल 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के, राइट. तो उसी तरह अगर एक कार्ड गुमा भी है तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी यही होगी 13/52. कार्ड ड्रॉ करना या कार्ड को घुमा देना एक ही बात है प्रोबेबिलिटी के केस में, ठीक है. तो यहां पे 13/52, यहां मैं इसे थोड़ा सा कटिंग कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी नहीं तो वैल्यूज आ जाएंगी. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, लॉस्ट कार्ड बीइंग अ नॉन डायमंड. अब अगर 13 कार्ड्स डायमंड के हैं तो बाकी के सारे बचे हुए कितने 39 कार्ड जो है वो नॉन डायमंड होंगे. इसको सॉल्व करेंगे 3/4 आ जाएगा. आगे चलें. आगे हमें फाइंड करना है ए बाय इवन. तो ए बाय इवन मींस इवन हो चुका है, यानी कि एक डायमंड का कार्ड जो है वो आप लूज कर चुके हैं, एक डायमंड कार्ड जा चुका है. अब रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 कार्ड ड्रॉ किए, दोनों डायमंड है. बेटा वैसे 13 होते हैं डायमंड और बाकी के बचे हुए 39 होते हैं नॉन डायमंड. 13 डायमंड, 39 नॉन डायमंड. अब अगर इवन हो चुका है, यानी लॉस्ट कार्ड एक डायमंड का, सॉरी डायमंड का एक कार्ड अगर आप लूज कर चुके हैं तो इसका मतलब डायमंड के अब 12 कार्ड्स बचे हैं, जबकि नॉन डायमंड अभी भी 39 ही है. अब आपने उन कार्ड्स में से 2 डायमंड निकालने हैं. बेटा 2 कार्ड निकाल रहे हैं, एक के बाद एक या एक साथ, जो भी किया होगा उन्होंने रिप्लेस नहीं किया क्योंकि 2 कार्ड निकालने हैं. तो जब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि जब एक से ज्यादा कार्ड ड्रॉ करते हैं तो आप कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा हो. तो ये इसमें मैं कॉम्बिनेशन का यूज कर रहा हूं, तो वो बन जाएगा 12C2, यानी मैंने दोनों कार्ड डायमंड के लेने हैं, अपॉन टोटल कितने बचे हैं 51C2. अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी है. पहला डायमंड निकालेंगे तो 12/51 प्रोबेबिलिटी होगी और फिर दूसरा भी डायमंड निकालेंगे तो 11/50 होगी. तो जो सॉल्व करके यहां पे आएगा वही सॉल्व करके यहां पे आना है, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो ये 12C2 अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 12 × 11 आएगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी आएगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो नीचे वाले से कट जाएगा. तो ये 51 × 50 आ रहा है. सो दिस इज व्हाट आई गेट. मैं ऊपर वाली वैल्यूज को तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यार ये 132, बट मैं नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मालूम है अभी ये आगे डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं, ये जरूर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी. तो चलिए नेक्स्ट, ए बाय E2. ए बाय E2 का मतलब है E2 हो चुका है, यानी जो कार्ड गुमा है वो नॉन डायमंड है, यानी डायमंड अभी भी 13 के 13 है जबकि नॉन डायमंड 38 रह गए हैं. अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, यानी कि जो 2 कार्ड्स ड्रॉ किए वो डायमंड ही है. अब डायमंड कितने बचे हैं आपके पास? आपके पास डायमंड बचे हैं 13, तो स्ट्रेट अवे 13C2 अपॉन टोटल हो जाएगा 51C2. तो अगेन इसकी भी जो वैल्यू आएगी 13C2 13 × 12 आएगा, अपॉन में कुछ मैं लिख नहीं रहा वो कैंसिल हो जाएगा और ये 51 × 50 आ जाएगा. नाउ इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये आ जाएगा 156/51 × 50. तो ये वैल्यूज मैंने सारी फाइंड कर ली है.
आप कॉम्बिनेशन पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको कॉम्बिनेशन वाला एनसीआर का फॉर्मूला मालूम है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए अब मैं ये वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सो सबसे पहले हमारे पास था E1, E1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है, इंटू A बाय E1 की प्रोबेबिलिटी है 132/51 इंटू 50। डिनोमिनेटर में भी यही आ जाएगा, और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो कि 3/4 है, और साथ में A बाय E2 की है 156/51 इंटू 50। तो ऊपर 32 इंटू 1 करने पे 132 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 51 इंटू 50। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम विल बी 4 इंटू 51 इंटू 50, और 132 इंटू 1 विल बी 132। देन 156 इंटू 3 करते हैं तो 150 इंटू 3 450 होता है, और 18 ऐड कर देंगे तो 468 बन जाएगा। अब देख सकते हैं आप डिनोमिनेटर तो कट गया, तो इसीलिए मैंने कैलकुलेशन नहीं की थी। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, आप इस तरह अगर जैसे ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे आपको ये समझ आती रहेंगी। सो 132 और नीचे अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं तो ये पूरा राउंड ऑफ होके 600 बन रहा है। तो इसमें कुछ कटिंग हो सकती है, हम देख लेते हैं। 4 के टेबल से अगर ऊपर वाली टर्म जा सकती हो तो डेफिनेटली 4 के टेबल से जा रही है, बट 4 से ज्यादा अगर हम किसी से करते हैं, चलिए अभी 4 से करें, 4 3 12, 4 3 12, ये 4 से अगर जाएगी तो 150। स्टिल वी कैन सी कि ये 3 के टेबल से जा सकता है। तो अगर ये 3 से काटेंगे तो 33 की बजाय 11 बचेगा, और यहाँ पे 50 बचेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर 11/50। तो ये आज हमने बेसिस थ्योरम का कंसेप्ट पूरा कवर कर लिया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, बट अभी भी ये करना इनफ नहीं है, आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। ये हमने थर्ड एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी क्लास 12 की मैथ्स की, उसमें से मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे पिक किए हैं, और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी पिक किए हैं। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बेसिस थ्योरम का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में आता ही है, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।